नमस्कार साथियों। 2024 के लोकसभा चुनाव के दहलीज पे जैसे देश खड़ा हुआ, हर दिन इंडिया गठबंधन को लेकर के, उसके भागीदार साझेदारों को लेकर के, उसके छत्रकों को लेकर के नई नई खबरें निकल करके आनी शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी की पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, मोदी के गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। सारी गड़बड़ी तो विपक्षी पार्टी में है, यानी इंडिया गठबंधन में है। ममता बनर्जी आज यहाँ जा सकते हैं, नीतीश कुमार कल वहां जा सकते हैं। इन सारे अटकलों के बीच, इन सारे कयासों के बीच ममता बनर्जी ने एक ऐसा फैसला किया है जो तमाम अटकलेबाजियों के ऊपर विराम लग गया है, स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप लग गया है। झटका केंद्र सरकार के लिए है, दिल्ली दरबार के लिए है, अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए है और उनकी हाथों की मुट्ठी के भीतर कैद केंद्रीय एजेंसियों के लिए है, उन संस्थाओं के लिए है। और ये झटका जैसे ही दिया ममता बनर्जी ने, शायद दिल्ली दरबार इतनी घबरा गई कि फिर से तोता कहे बंगाल के भीतर राम राम करना शुरू कर दिया। गलियों के खाक छानने लगी ईडी, नरेंद्र मोदी की ईडी गलियों की खाक फिर से छानने लगी। सीरियल छापेमारी, लेकिन इस छापेमारी के भीतर अगर बात करें उससे ठीक पहले ममता बनर्जी के फैसले के ऊपर बात करते हैं। एक अधिकारी जिसके घर अमित शाह की सीबीआई दबिश देने पहुंची, छापेमारी करने पहुंची, ये बात जो है 2019 की हम कर रहे हैं। अधिकारी का नाम होता है राजीव कुमार। राजीव कुमार के बारे में पहले कुछ बातें करते हैं। एक आईपीएस अधिकारी होते हैं। 2013 के भीतर जब सारदा कंपनी जो है, मामला जब आया, जब जिसका शारदा कांड कहते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर चर्चाएं हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जुबान से, नरेंद्र मोदी के मंचों से भी। इस शारदा केस की जब जांच की जा रही थी, 2013 में शुरुआत हुई, तो राजीव कुमार वो अधिकारी थे जिन्हें डे टू डे, दिन प्रतिदिन कहे, जांच की अपडेट लेनी होती थी। यानी इस जांच की शीर्ष पे बैठे हुए थे, इस जांच की पूरी निगरानी उनके हाथ में थी। कुरान घोष एक नाम होते हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। उस समय वो सांसद हुआ करते थे कुणाल घोष। कुणाल घोष को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी टीएमसी के तत्कालीन सांसद को, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, कुणाल घोष को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी जो था वो राजीव था, यही नाम था, यही आईपीएस अधिकारी थे। जांच उस समय चल रही थी। 14 में दिल्ली में अवतरण हो जाता है नरेंद्र मोदी जी का। फिर क्या होता है कि जांच एजेंसियों के दांव पेच, कामकाज का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। 2019 के भीतर दोबारा वो लौटते हैं, दोबारा वो प्रधानमंत्री बनते हैं। 19 के भीतर बंगाल में पहली बार जो है मजबूती दस्तक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। 18 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव की। 2019 में राज्य के भीतर विधानसभा में भी बहुमत लाने के सपने देख रहे थे। निशाने के ऊपर ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के लोग, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र अधिकारी और उनके नेता सब एक साथ निशाने पे थे भारतीय जनता पार्टी के। और इसी साल शारदा कांड का जो है, शारदा केस का जो अफसर जांच कर रहे थे 2013 से, जिसने ममता बनर्जी के सांसद को गिरफ्तार किया था उस दौर में, वो अधिकारी उस समय पुलिस कमिश्नर कोलकाता के थे, पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर थे। उनके घर छापेमारी करने पहुंची सीबीआई की टीम। जी हाँ, लेकिन राजीव कुमार के गार्ड जो थे, उन्होंने उनको बाहर ही रोक दिया। उस सीबीआई को अधिकारी को बाहर ही रोक दिया। आप देखे होंगे कि वो समय सीबीआई के अधिकारी को बैठा दिया गया था। ममता बनर्जी तक ये खबर जब पहुंची, ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी। ये खबरें बहुत सोशल मीडिया पे चला था और जब फोटो भी आई थी, जब धरने पे ममता बनर्जी बैठी थी, उनके बगल में राजीव कुमार नजर आ रहे थे। अब बहुत चर्चित रहा था ये खबर। राजीव कुमार उसके बाद हाईकोर्ट पहुंचे, अग्रिम जमानत लेकर के आए। ईडी ने तमाम तरीके से जांच करने का बातें कह रही थी, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं राजीव, जो आईपीएस अधिकारी होते हैं। मामला जो है वो फ्रंट फुट पर आकर के निपटाया ममता बनर्जी ने, और वहां पर नहीं झुकी, राजीव कुमार के साथ अड़ी रही, खड़ी रही। वही राजीव कुमार जो है अब भारत डीजीपी होंगे पश्चिम बंगाल के। कैबिनेट के भीतर फैसला किया गया है। इस पूरे फैसले में कम अड़चने नहीं आई, काफी अड़चने आई।
3 नाम पश्चिम बंगाल से डीजीपी के लिए दिल्ली भेजे गए थे। नाम की स्वीकृति होती है संघ लोक सेवा आयोग से। अब ये संघ लोक सेवा आयोग में से 3 लोगों में से किसी एक को संघ लोक सेवा आयोग जो है यानी यूपीएससी ने किसी भी नाम को स्वीकृति नहीं दिया, नहीं उस पर मोहर लगा, नहीं स्वीकृति दिया। आखिरकार जो है कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जो है राजीव कुमार को कमान सौंप दी गई और बना दिया गया बंगाल के पुलिस का चीफ महानिदेशक। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मात्र 4 महीने पहले राजीव कुमार को डीजीपी बनाए जाने का फैसला जो है, इसको अच्छे से देखिए। ये फैसला शासन प्रशासन की भूमिका लोकसभा चुनाव में, इसको पूरे ध्यान से देखिए। और समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजीव कुमार वो अधिकारी जो शाह की सीबीआई से टकरा गए थे। तो फिर क्या चुनाव आयोग वाले राजीव कुमार, इलेक्शन कमीशन वाले राजीव कुमार और बंगाल के पुलिस विभाग के चीफ नए वाले राजीव कुमार, बात इन पे बनेगी या फिर बिगड़ेगी? पुराने जो डीजीपी थे मालविया साहब, उनको पुलिस विभाग का सलाहकार बना दिया गया। मालविया साहब को नियुक्ति जब देनी थी तब दिल्ली यूपीएससी ने स्वीकृति नहीं दिया था, कार्यवाहक डीजीपी ही उनको भी बनाया गया था। और बाद में वही कार्यवाहक डीजीपी अस्थाई डीजीपी हो गए थे। अब ये हो गया राजीव कुमार का जो पन्ना था और 2024 के लोकसभा चुनाव से एक कनेक्शन और मायावती का शाह का उस दौरान का जवाब, जब बंगाल में 35 सीटें जीतने का प्लान बनाने गए थे अमित शाह, बंगाल गए थे। अब शाह की मौजूदगी अभी शायद दिल्ली तक पहुंचे भी नहीं होंगे कि बंगाल की खबरों में उलझे ही होंगे, 35 सीटें की प्लानिंग कर ही रहे होंगे, तभी जाकर के राजीव कुमार का नाम जो है, जो अमित शाह की दिलो दिमाग के ऊपर कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ा देगी। ये बातें खैर, ये खबर निकल के जब आई तो सीबीआई इस बार नहीं बल्कि इस बार ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर फिर चल पड़ी पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता। शिक्षक भर्ती घोटाला, जी हाँ, शिक्षक भर्ती घोटाला 9 जगहों पर कोलकाता में अलग अलग छापे मारे। शिक्षक भर्ती घोटाले का तार जो है फिर जुड़ जाता है टीएमसी के नेताओं से, आरोप उन पर है। ममता बनर्जी के सरकार में मंत्री रहते हुए पार्थ चटर्जी जी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2 अलग अलग फ्रंटों से उनके परिचितों के फ्लैट से 50 करोड़ की रकम बरामदगी बताई गई थी। और ईडी की माने या फिर भारतीय जनता पार्टी की माने, दोनों में से किसी के भी अगर माने, तो कई टीएमसी सांसदों के विधायकों के तार इस भर्ती घोटाला से, शिक्षक भर्ती घोटाला से जुड़े हुए थे, यानी जुड़े हुए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के अब जो राजीव कुमार वहां पर आए और ईडी के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के जांच में तेजी आ गई, तो फिर क्या सीबीआई, जिसकी एंट्री अब बंगाल के भीतर होती नहीं है, ईडी शिक्षक भर्ती घोटाले के जरिए ममता बनर्जी सरकार के खास लोगों पर फिर से शिकंजा कसने का दबिश डालने के लिए जाल बुनना शुरू कर दिया? और क्या इस क्या के बाद एक और जवाब इसी में लिपटा हुआ है, जो चर्चाएं ये चल रही थी, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच कोई डील होने वाली है। ऐसी खबरें, ऐसी अटकलें जो लगाई जा रही थी, आशंकाएं जताई जा रही थी, इस तरह के अब उस डील के सवाल से जो है, उस सवाल के ऊपर कहीं ना कहीं उसको मिटा दिया गया। अब डील जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईडी अपने काम में जुट गई है और ममता बनर्जी अपने तरीके से जवाब देने में जुट गई है। फिलहाल ममता बनर्जी के तेवर बंगाल के भीतर, नीतीश कुमार का फॉर्मूला दिल्ली के भीतर और मायावती की एंट्री की इंडिया गठबंधन में चर्चाएं उत्तर प्रदेश के भीतर, ये सारी बातें, और महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार, उद्धव ठाकरे
और अंबेडकर के बीच, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच जो है, शिंदे और अजित पवार के ऊपर नरेंद्र मोदी का वो अविश्वास जो शिवाजी के सामने कैलेंडर के भीतर झुक करके प्रणाम करने को मजबूर करता है नरेंद्र मोदी जी को, वो अविश्वास है। एक ना शिंदे के ऊपर ना भरोसा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, नहीं अजित पवार के ऊपर है। सरकार तो बन गई महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन महाराष्ट्र वाली बनी दिल्ली की सरकार बन जाए उस लायक अब भरोसा ना अजित पवार पे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नहीं शिंदे पे कर पा रहे हैं। तो ऐसे समीकरणों के भीतर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? जहां पटना से दिल्ली तक का दर्द बढ़ा रखा है नीतीश कुमार ने, बंगाल के भीतर ममता बनर्जी ने, मायावती अगर इंडिया गठबंधन में आ गई तो फिर हो गया फिर एक और कल्याण। इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच, इन्हीं सारी खबरों के बीच दिल्ली दरबार के भीतर कल जेडीयू की, जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और उस बैठक के बीच जो है इंडिया अलायंस, जो इंडिया गठबंधन है, जो अपने सबसे मजबूत, सबसे प्रखर रूप में नजर आएगी नागपुर के भीतर आज संघ के मतलब गढ़ में, संघ के क्या है कि घर में, संघ के आंगन में राहुल गांधी एक ऐसा ही संदेश दे दिया, एक्सटेंशन दे दी कि नरेंद्र मोदी की सांसद भी राहुल गांधी के कान में जाकर के राज खोल रहे हैं और कह रहे हैं और बता रहे हैं। तो चारों तरफ टेंशन है, तनाव है। तनाव के इस दौर में स्टडी सफलता के इस एपिसोड में आप देखते रहिए और आगे। जय हिंद, जय भारत।